हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में मैं फिर से सीपीओ 2022 का एक पेपर सॉल्व करने वाला हूं। मैथ्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 9 नवंबर को हुआ था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है, एसआई सीपीओ पेपर फर्स्ट ऑफ 2020, ठीक है, सॉरी 2022। तो 2022 में सीपीओ का जो भी पेपर लिया गया है नवंबर में, उसमें ये तीसरा सेट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी इससे पहले जो दो सेट मैंने सॉल्व कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से उन्हें जा करके देखिए, ठीक है। और सीजीएल का जो पेपर है, सीजीएल प्री, आपको पता है 2022 वाला, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले आप जरूर से सीपीओ के सारे सेट, मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी और इंग्लिश के भी कर लें, और जीके के भी, तो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो आप जरूर से हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल इनके मैथ नंदू कुमार पे नए होंगे तो भी जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले के दोनों वीडियो जरूर से देख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, लाइक और कमेंट करने के लिए मैंने बोला नहीं है, ये आपके ऊपर है, बट आई थिंक कि आप कर दोगे। चलिए जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 88 and if the digits are rearranged in increasing order, then the new number thus formed will be divisible by। यानी कि ये नंबर जो है ये 88 से डिविजिबल है अगर इसके सभी डिजिट्स को रीअरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो इन ऑप्शंस में से किससे डिवाइड होगा। अब सबसे पहले 3 को देख करके, ऑप्शन में जैसे ही मैंने 3 देखा तो मेरे दिमाग में एक बात आया कि अगर ये 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर अभी भी, तो चाहे आप किसी भी तरह से डिजिट्स को रीअरेंज कर दो उसके बाद भी वो 3 से डिविजिबल रहेगा। तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 का रूल आपको पता होगा, सम ऑफ डिजिट्स चेक करते हैं। तो देखो 9 कट रहा है, 6 भी कट रहा है, 7 और 2 9 ये भी कट रहा है, 5 और 4 9 ये भी कट रहा है। ये सारे प्लस करके 9 आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये नंबर 9 से तो कट रहा है फिलहाल, ठीक है। और 9 से कटने का मतलब कि 3 से कट ही रहा होगा, तो ये तो अभी भी सही होगा, क्योंकि अगर ये अभी 9 से कट रहा है यानी कि 3 से भी कट रहा है, तो चाहे आप इसके डिजिट्स को किसी भी तरह से अरेंज करो, अगर सेम डिजिट रहेंगे तो वो फिर भी 9 और 3 से डिवाइड होगा ही होगा। अब देखो, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। अभी ये एक ऑप्शन है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये अभी अगर 9 से डिवाइड है तो रीअरेंज करने के बाद भी ये 9 से डिवाइड रहेगा। और जो नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है वो 66 से भी डिवाइड होगा कि नहीं। देखो, अब ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा फिर इसके लिए कि क्या ये 66 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख ही लो आप, फिर कोई चार्ज अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो 2 लिख लिया हमने पहले, फिर 4 लिख लिया, फिर 5 लिख लिया, फिर 6 7 और 9। अब देखो 11 से डायरेक्ट चेक कर लो कि 11 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि ये 3 से और लास्ट में 2 होने का मतलब 6 से डिवाइड हो रहा है। 11 का चेक कर लो। कैसे चेक करोगे, 2 और 5 7 और 7 ये आ गया 14, और ये 6 4 10 और 9 हो गया 19। इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, यानी कि 66 से भी डिवाइड नहीं हो गया। तो अब ऑप्शन डी जो है ये फाइनल आंसर होगा आपका। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बताना है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 156। 156 किससे डिवाइड होता है। तो आप बोलोगे देखो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 4 तियां 12, फिर बच जाएगा 3 और 6 यानी कि 4 निम 36, इतना इंटू 4 है, जिसको आप ये लिख सकते हो 13 इंटू 3 इंटू 4। यानी कि जो नंबर 4 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा और 13 से, वही इससे डिवाइड होगा। अब 1 बाई 1 चेक कर लो, क्या पहला ऑप्शन 4 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल 3 से भी हो रहा है, हो रहा है। देखो ये 3 से भी हो जाएगा और 4 से भी। ये 4 से हो रहा है बट 3 से नहीं हो रहा है। ये क्या है, 4 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। 4 2 6 एक साथ, ये 3 से नहीं हुआ, 4 से भी नहीं होगा। ये 7 2 9 8 1 9, ये 3 से और 4 से दोनों से हो रहा है। ये 6 3 9 2 1 3 ये भी हो रहा है। 7 7 14 और 6 20 और 1 21 ये भी हो रहा है, ये नहीं हो रहा है 3 से, ठीक है। अब ये ऑप्शंस आपके पास बच गए, ठीक है। अब देखो 3 और 4 से तो आपने चेक कर लिया, फिर बचता है 13। अब हमें 13 से ही चेक करना पड़ेगा बाकी को। इसको चेक कर लो क्या 13 से कटेगा, तो ये 13 दूना 26, 5 और 2 13 चौके 52 ये कट रहा है। इसको देखो 13 सत्ते 91, 2 और 6 13 दूना 26 कट रहा है। ये देखो 13 एक बार में 6 7, तो 13 चौके 52 यानी कि 9 7 16 और 2 ये नहीं कट रहा है। ये 13 से कटेगा क्या,
13 दूना 26, 6 और 1 13 चौके 52, 8 और 1 9, ये भी नहीं कट रहा है। अब ये 13 से कटेगा तो 13 पच्चे 65, फिर बचेगा आपके पास 6 और 7, फिर से 13 पच्चे 65 और 13 दूना 36, ये भी कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 3 ऐसे नंबर्स हैं जो 13 से भी डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, एक कोई छूट गया इसका मतलब ना। लेट मी चेक वंस अगेन। कोई और भी है जो 13 से डिवाइड हो रहा है? ये 13 एक बार में 6 7 13 पच्चे 65, तो 2 2 नहीं कटेगा। ये 13 दूना 26, तो 6 और 1, तो 13 चौके 52, 8 और 1 9, 13 एक बार में 6 और 1 52, तो 9 6 नहीं। यस, कोई छूट रहा है आई थिंक। चलो जो जो गलत है उसको चेक कर लेते हैं। 6 2 8, देखो ये तो 3 से ही नहीं कट रहा है, तो ये तो 100% गलत हो गया। जो ये है ये तो 100% गलत ही है। ये 6 4 2 6 एक साथ, ये भी गलत है। इसी में जो गड़बड़ है फिर इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 3 से नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 13 एक बार में तो कितना बचेगा? अच्छा 5 बचेगा, मैं 6 ले रहा था ना, यहाँ 5 बचेगा। 5 7, तो 13 चौके 52 और 13 चौके 52, ये कट रहा है। तो 4 ऐसे नंबर्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये है 196 के कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ऐसे सवाल में अगर 4 से आपको बताना है कि जो 4 से डिवाइड हो रहे हो, तो पहले इस नंबर को 4 से ही डिवाइड कर दें और फिर जो बचे उसका आप बता दें उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 निम 36, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। ये 7 का स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 3। ऑप्शन डी, आपको नंबर ऑफ फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे a के पावर x है और इंटू बी के पावर y है, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? ये x है तो x को 1 बढ़ा दो और इंटू वाई को भी 1 बढ़ा दो, y+1, ये तरीका होता है अगर आपको पता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये है सिंप्लीफिकेशन का। इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, पहले यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है आपको और यहाँ पर भी, तो पहले इसको एक साथ सॉल्व कर दें। ये देखो माइनस करके कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि ये 8 बनेगा और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौके 8, प्लस यहाँ पर माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 और 5 पच्चे 25, तो ये 5 आ गया। इसको माइनस करोगे तो 9 आएगा और 3 तिया 9 माइनस का 3। बाहर वाली ये पार्ट लिख लो, ये वाला अब जो बचा है 8 निम 72, तो यहाँ 9। देखो यहाँ 9 आने का मतलब तो यही हुआ कि आंसर 9 से कटेगा, बस यहीं से बात बन जाता है। ऑप्शन सी, बाकी चेक कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। आपको इतना इंटू इतना बताना है। ठीक है, देखो कैसे निकल सकता है। देखो, अगर आप यूनिट डिजिट लगाओगे तो बात बनेगा नहीं, डीएस लगाओगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक ऑप्शन में जो डिजिट्स हैं वो सेम हैं। तो हमारे पास अब उपाय है कि इसका स्क्वायर कर लें। ठीक है, स्क्वायर कैसे करोगे? अब यहाँ पर मेरे पास दो तरीका है। अगर डिजिट सम और यूनिट डिजिट नहीं लगने वाला है तो पहला तरीका है कि आप इसको होल स्क्वायर में ब्रेक करो। जैसे इसको लिख लो कि ये 1800 प्लस 1 है और इसका होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। या फिर जो मैंने बताया है आपको अपने कोर्सेज में कि हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर की ट्रिक, वैसे आप निकाल सकते हो। अगर ये 1801 का स्क्वायर आपको करना है तो ये 1800 से कितना ज्यादा है? 1, तो 1 का स्क्वायर 01 लिख दो। और ये 1 ज्यादा है तो इसमें 1 ही जोड़ लो, यानी कि 1802 बन गया। और इसको अब मल्टीप्लाई कर दो किससे? आप 18 से 18 टाइम्स कर दो, क्योंकि हम 1800 को बेस मान रहे हैं। अगर 18 टाइम करोगे तो 18 दूना 36 आएगा और 18 का स्क्वायर 324, तो ये आएगा 324, 3601, 324 और 3601। ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास, ये भी सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, एक ही वैल्यू बतानी है। देखो 5 काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6 बार है, यानी 5 टू द पावर 6, और ये 5 है तो 6 पच्चे 30, यानी ये 5 के पावर हो गया 30। और इंटू ये कितना है? 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 के पावर 5 हो गया। और ये 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 पच्चे 40, यानी कि 5 के पावर ये 40 हो गया। अच्छा, 2 बार 5 से अगर डिवाइड करोगे तो ये 2 कम कर लो, इसको 40 ना लिख के 38 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये 38 हो गया। और राइट साइड में कितना हो गया? 625, 5 टू द पावर 4 होता है और इंटू का ए, तो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बेस सेम है तो पावर प्लस कर लोगे, यानी कि 68, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 चौके 68, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नंबर सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। इस कंडीशन को कितने ऐसे पेयर हैं जो सेटिस्फाई कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले
अगर 68 HCF है तो आप मान लो कि जो नंबर है वो 68X और 68Y है, ये दोनों नंबर्स हैं जहां X और Y क्या हैं, ये अपने कोप्राइम हैं। कोप्राइम का मतलब सह अभाज्य, जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, बस अधिक से अधिक एक कॉमन हो सकता है और कुछ नहीं। तो अब दोनों का जो सम होगा, अगर सम निकालोगे तो आप 68 इंटू एक्स प्लस वाई लिख दोगे। ये किसके बराबर है, 1224 के। इससे इससे काटोगे तो ये x प्लस वाई कितना आ जाएगा, देखो पहले तो 17 से काट लो, तो ये 17 से काटोगे तो 17 सत्ते 119, ठीक है, और 17 दूना 34, और फिर 4 से काटना पड़ेगा तो 18 चौके 72, ये 18 आ गया। अब दो ऐसे नंबर्स आपको पकड़ने हैं जिनका सम 18 हो लेकिन उसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो देखो पहला अगर 1 होगा तो दूसरा 17 होगा, ये हो सकता है। अगर दूसरा आप 2 रखोगे मान लो, तो दूसरा लेना पड़ेगा आपको कितना, 16, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ कॉमन बन रहा है। अगर 3 रखोगे तो अगला आपको कितना लेना पड़ेगा, 15, इसमें भी 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। अगर 4 रखोगे तो अगला आपको रखना पड़ेगा 14, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 रखोगे तो अगला आपको 13 रखना पड़ेगा, 13 और 5 18, ये पॉसिबल है। 6 रखोगे तो आपको 12 रखना पड़ेगा, 12 और 6 18, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर अगर 7 रखोगे तो 11 और 7 18, ये पॉसिबल है। अगर 8 रखोगे तो 8 और 10 18, ये पॉसिबल नहीं है। 9 और 9 18 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 कॉमन हो रहा है। फिर कितना बनेगा, 3 ही हुआ। इसके बाद तो रिपीट ही हुआ क्योंकि फिर 10 आएगा तो ये 8 आने लगेगा, जो कि हम ऑलरेडी ले चुके हैं। 11 लोगे तो 7 आएगा, ये पहले ही ले चुके हैं। तो 3 ही पॉसिबल है, फिर ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:5 एंड देयर एचसीएफ इज 3, व्हाट इज देयर एलसीएम। देखो अगर आपको ये दोनों पता है तो एक फॉर्मूला मैंने कई बार पढ़ा है कि जो एलसीएम होता है दिस इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू के कोप्राइम। ठीक है, कोप्राइम। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि एचसीएफ आपको मालूम है कि 3 है और इंटू कोप्राइम आपको 4 5 दिया है, तो ये 4 × 5 रख लो, तो 5 चौके 20 या 60 आ गया। ठीक है, ये कोप्राइम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ कोप्राइम्स। ठीक है, तो 60 यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3:7 एंड देयर एलसीएम इज 336, देन देयर एचसीएफ इज व्हाट। देखो सबसे पहले एचसीएफ जो होगा, आप यहाँ पर चाहो तो पहले ही एचसीएफ ले लो। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यानी कि आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और अगर ये तीनों ही प्राइम नंबर है तो एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स, यानी कि इन तीनों का गुणनफल वो होगा इनका एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। गुणनफल आएगा आपका 3 × 7 × 1, और ये किसके बराबर हो गया, एलसीएम यानी 336 के, और 1 यूनिट आपको बताना है। तो ये आप देख रहे हो 7 × 21 है, अगर ये 21 है यानी कि 1 को 6 बनाना है तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, यूनिट डिजिट 6 होगा। या फिर आप काट लो, इससे 16 बार में कटेगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 होगी। मैंने यूनिट डिजिट देख लिया कि 1 को हम 6 कैसे बना सकते हैं, 6 से ही मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो लास्ट में 6 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर इतना हो गई तो पहले मूल रूप से कितनी जनसंख्या थी। देखो आप लिखोगे कि ये 30, 9, 4 और 2 कब हुआ है, 20% बढ़ने के बाद। तो एक साल पीछे जाना है तो आप 20% को नीचे ले लो, 120 लेंगे क्योंकि ये बढ़ रहा है। बस ये कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 12 से इससे काट लो। 12 से तो नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 से ही नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 2 बार आपको काटना पड़ेगा। इसको मैं काट देता हूँ, 5 दूना 10 और ये 6 दूना 12, 6 से काट लो, 6 पच्चे 30, फिर 6 एक बार में तो 3 और 4 6 पच्चे 30 और 6 सत्ते 42, यही आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 7 पच्चे 35 का 5 और 5 पच्चे 25 और 3 28, हासिल आएगा आपके पास 2, 5 कम 5 और 2 7 और 5 पच्चे 25, तो ये 25 और 785 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया, शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पे खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास इतने रुपए बचे, तो आपको बताना है भवानी की मासिक आय क्या है। देखो आप या तो x मान लो, जैसे मान लो मैंने बोला कि x है उसका मासिक आय। फिर देखो आप बहुत ध्यान से यहाँ से समझना, उसने 15% और 20% पहले खर्च किया, फिर यहाँ पर लिखा है रिमेनिंग पार्ट का, रिमेनिंग जो बच गया उसका, शेष का। ठीक है, तो देखो अगर वो 20 और 15 यानी कि 35 खर्च कर दी तो बचा कितना, आप बोलोगे 65% इसका बच गया। ठीक है, अगर एक्स टोटल उसका
मान लो इनकम था या फिर सैलरी थी, जो भी हो, उसमें से 35% उसने खर्च कर दिया तो 65 बचा लिया। अब उसमें से कह रहा है कि यहाँ पर 40% और यहाँ पे 30% और खर्च कर दी, यानी कि अब जो बचा है उसका 70% खर्च कर दी, 40 और 30 70 खर्च कर दी, तो अब इसका उसके पास बचेगा 30%, क्योंकि 70% खर्च कर चुकी है। और सवाल के हिसाब से ये बचा है पैसा अब, तो ये बच गया 10 2 5 7 के बराबर। अब बस काट लो यहाँ से। अगर आप काटते हो तो ये 13 पच्चे 65, ये 3 है, और ये 20 25 100, ये एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 13 से इसको काट दो, 13 सत्ते 91, फिर बचेगा अपने पास 9 2 11 और 5 तो 13 अठे 104, 6 5 11 93 117, 3 से काट दो तो 3 से एक कटेगा, 24 तिया 72, या 26 तिया एक ही बार काट दो और 3 तिया 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 200 और गुना में इतना, तो लास्ट में 2 जीरो और फिर 6 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चाहो तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर लो, 26 दूना 52 आ जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये कह रहा है कि रमेश की मासिक आय 16,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 10,500 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और व्यय में 19% की वृद्धि हुई। आपको बचत में प्रतिशत वृद्धि बताना है। देखो एलिगेशन ले लें तो आपका कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। पहले आप देखो यहाँ पर आय दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्तों, 16,500, ठीक है, और इसमें से जो खर्च है वो भी दे रखा है कि खर्च कितना है इसमें से, यानी व्यय कितना है 10,000 और 500। तो बचत कितना हो गया, अगर मैं पूछूं एक्सपेंडिचर यानी खर्च और बचत यानी सेविंग का रेशियो बता दो, तो आप बोलो ये खर्च है 10,000 और 500, और सेविंग कितना आएगा, इनको माइनस कर लो 6,000 आएगा। रेशियो कितना बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो और 15 से काट दो, 15 चौके 60 और 15 सत्ते 105, यानी 7 और 4 का आपका आ गया रेशियो एक्सपेंडिचर और सेविंग का। अब अगर मैं एलिगेशन अप्लाई करता हूं तो आप बोलोगे कि देखो एक्सपेंडिचर में यानी व्यय में 19% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर में 19% की वृद्धि हुई, सेविंग का पता नहीं है कि क्या परसेंटेज बढ़ा, लेकिन इनकम में पता है, इनकम में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब सेविंग के सामने सेविंग वाला रेशियो लिख दो और एक्सपेंडिचर के सामने 7। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा भाई मेरे, 5 और 1 6 आएगा। अगर 4 की वैल्यू 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 चौके 60 1.5 होगा, और 7 यूनिट की वैल्यू 15 सत्ते 105 10.5 होगा। अब अगर 25 से ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, कितनी होगी भाई, 10.5 ज्यादा होगा, 10.5, यानी कि ये हो गया 25 और 10 35 और 0.5, यानी कि ऑप्शन डी 35.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमन ने अनुज को एक कार 10% के लॉस पर बेचा। अनुज ने कार को 5,54,400 रुपए में 12% के लॉस पर बेच दिया, तो अमन के लिए कार का क्रय मूल्य, यानी कि शुरू वाले व्यक्ति के पास इसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखो तो आप सीधे उल्टा कॉन्सेप्ट लगाओ। उल्टा कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि आप 5,544 और 00 लिख लो। एक बार 12% का लॉस हुआ है तो आप उल्टा लिखोगे 100 को ऊपर और 12% माइनस करके इसमें से लिखोगे 88। फिर से एक बार 10% का लॉस हुआ है तो 100 और बटा 10 माइनस करके 90। ठीक है, अब इनको काटो इस जीरो से आप, या जीरो को बाद में काटेंगे, पहले इसको काटते हैं। ठीक है, देखो ये 11 से कट रहा है ना, 11 अठे 88 और ये 11 पचे 55, जीरो 11 चौके 44 और 2 जीरो। 8 से काटोगे तो 8 छक्के 48 और 8 तिया 24 और 2 जीरो आ जाएगा। फिर 90 से ये कट जाएगा 70 बार में, देखो बस 7 और 0 0 0 आएगा, यानी ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक किराना व्यापारी 10% के लाभ पर चावल बेचता है और ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार से 20% कम है, तो उसके द्वारा कुल लाभ कितना मिला। अब देखिए ऐसे सवाल को करने के भी कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 10% लाभ का मतलब 10 लेकर के वो 11 में बेचेगा। अगर 10 का खरीदा है तो बेचेगा कितने में, 11 में। 20% कम तोलने का मतलब क्या है कि अगर वो बता रहा है 100 तो दे कितना रहा है उसको, 80 ही दे रहा है, यानी कि अपने पास से अपनी क्रय मूल्य का 80 ही दे रहा है, लेकिन पैसा कितने का ले लिया, 100 का। ठीक है, यहाँ से अब दोनों साइड से अगर कुछ कट सकता है तो आप काट सकते हो, जैसे इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, तो ये 8 रह गया और ये 11 रह गया, तो कितने का फायदा हो गया, 3 का फायदा हो गया 8 पे और इंटू का 100। ठीक है, तो ये 300 बटा 8 आ गया, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 8 तिया 24, तो फिर 6 और 0 तो 8 सत्ते 56, 37 से स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना आप लोग, ठीक है, और साथ में कमेंट भी करना एक अपनी तरफ से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने कपड़ों पर 15% का डिस्काउंट देता है और वह उन ग्राहकों को जो नकद भुगतान करते हैं यानी कि कैश पेमेंट करते हैं, वो डिस्काउंट के बाद की कीमत पर 10% अलग से फिर से डिस्काउंट दे देते हैं। अब 3600 रुपए की एक जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा। देखो सबसे पहले एक बात समझो, 3600 रुपए का जैकेट है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से उसको 15% का डिस्काउंट ऐसे मिल जाएगा, लेकिन अगर वो कैश में पेमेंट करता है तो 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। पहले 15% का डिस्काउंट मिलेगा तो 85% पे करना होगा उसको, लेकिन चूंकि वो कैश में दे रहा है तो 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि अब इसका 90% पे करना होगा, ठीक है। अब यहां से आप काट पीट लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 17 पिच्छे 85 और ये 20 25 100, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 2 से 1 कट जाएगा, 16 दुना 32, तो ये 16 और गुना में 17 नमे 153, तो ये 6 यार कहाँ गलत हो गया, लास्ट में तो 8 आने लगा। 2 से 18 दूना 36 कटेगा, सॉरी। देखो ये जो 16 है, ये 2 से 18 दूना 36 कटेगा, तो ये 18 और 17 नवा 153, तो 8 3 24। अब लास्ट में 4 आ रहा है जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस यूनिट डिजिट हमने मिला लिया कि इसमें 8 है इसमें 3 है, तो 8 3 24 यानी कि लास्ट में आएगा 4, वही ऑप्शन अपना आंसर हो सकता है, क्योंकि बाकी किसी में 4 है नहीं, तो ये 100% कंफर्म हो गया कि यही आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि एक दुकानदार पाठ्य पुस्तक के 100 रुपए के मूल्य पर 15% की छूट देता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर वह नए मूल्य पर यानी छूट देने के बाद का जो मूल्य है उस पर 10% का और डिस्काउंट दे देता है। तो टोटल छूट कितने रुपए का हो गया। देखो 100 रुपए तो लिखा था, 15% का पहले डिस्काउंट दे रहा था, 10 का और दे दिया, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ। अब यहाँ पर एक बात समझना, आप ऐसे निकाल लो ज्यादा बेटर होगा। 15% का डिस्काउंट दे दिया ना, यानी कि 85% ले रहा था, 10% का और डिस्काउंट देने का मतलब 90% ले रहा है, ठीक है। तो अभी लेकिन देखो यहाँ पर ये रुपए में भी आ जाएगा क्योंकि 100 पर ही बात कर रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 17 पिच्छे 85 और ये 20 25 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 17 नंबर 153 का आधा यानी 2 सत्ते 14 और फिर 6 दूना 12 और 0.5 76.5 यानी कि ऑप्शन डी। और देखो अधिकतर लोग अब यही गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो वो प्राइस है जो वो पे करता है, ठीक है। हमें तो ये बताना है कुल कितना का डिस्काउंट मिला उसे। देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा, डिस्काउंट तो 15% का था, लेकिन हमने लिखा है 85। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% डिस्काउंट देने के बाद वो पे कितना कर रहा है, 85%। फिर अगली बार 10% डिस्काउंट मिला यानी कि अब 90% पे करेगा। तो ये तो ओवरऑल वो प्राइस आ गया ना जितना उसने पे किया, 100 में से इतना पे किया तो उसको कितने का डिस्काउंट मिल गया, 23.5 का, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। 100 में से इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या एक ही बार आप इस दोनों डिस्काउंट को एक में मर्ज कर लेते और मर्ज करने के बाद जो इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता वो 100 का उतना परसेंट निकाल लेते। और चूंकि ये 100 है तो परसेंटेज वैल्यू भी उतनी होगी। तो दो डिस्काउंट को कैसे कंबाइन करते हैं आपने पढ़ा होगा, माइनस ए फिर माइनस बी और प्लस आपका ए बी बाई 100 होता है, यही होता है। तो आप लिखते हैं -15 -10 और फिर प्लस 15 दहा का 150 बटा 100 यानी 1.5। तो ये तो बन जाता आपका 25 माइनस का और प्लस का बन जाता 1.5, यानी कि ये माइनस का आ जाता 23.5। 23.5% का डिस्काउंट मिला और 100 पे वो परसेंटेज उतना ही आ जाएगा। तो ये तरीका ज्यादा इजी लग रहा है मुझे अब। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि 6500 रुपए की राशि 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में दे साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको एसआई और सीआई का डिफरेंस बताना है 3 साल के लिए। देखो अगर परसेंटेज में निकालें तो बेटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई हमें हेल्प नहीं मिलने वाला है किसी ट्रिक से, क्योंकि ये दशमलव में 2 स्थान तक ही बताना है। अब देखिए मैं परसेंटेज वाला तरीका ही लगा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंस है तो परसेंटेज वाला तरीका ज़्यादा इजी हो जाता है कैलकुलेशन के मामले में भी और टाइमिंग के मामले में भी, ठीक है। देखो अगर मैं एसआई निकालता हूँ तो 7% के हिसाब से 3 साल का 7 या 21% बचेगा बनेगा। सीआई निकालोगे तो सीआई कैसे आप कंबाइंड करते हो, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100 से, ठीक है। तो 2 बार आर है 7 7%, तो 7 और 7 14 और 7 का स्क्वायर 49, ये 2 साल के लिए हुआ। तीसरे साल के लिए इसमें फिर से 7 ऐड करोगे और प्लस इनका प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाई 100। इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 9 7 63 हासिल 6 और 7 चौके 28 और 6 34, 3 और 14 7 98 और 3 101 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप डिफरेंस देखते हो तो ये 21 है, तो यहाँ से 14 और 7 21। अब ये ओवरऑल जो बचा वो डिफरेंस बचा सीआई और एसआई में, कितना बच गया, ये 1.5043। इसको मैं लगभग 1.5% मान लेता हूं, तो इतना परसेंट आपको निकाल लेना है किसका, 6500 का। तो 6500 का 1% तो 65 ही होगा, और आधा परसेंट उसका आधा यानी कि 32.5। ये जोड़ोगे तो 97.5 आएगा। तो जो 97 के सबसे करीब है वो आंसर होगा ऑप्शन बी। अब करीब है मैंने क्यों बोला नियरेस्ट टू 97, क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पर 043 लिया नहीं है, लेकिन 97 से थोड़ा ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा, ये बात है, ये समझ लेना। ठीक है, क्योंकि हमने 1.5% तक तो निकाला ही, 043 बहुत ही मिनिमम अमाउंट हुआ, इसीलिए मैंने बोला कि इससे बहुत करीब आंसर होगा, तो ऑप्शन बी सही हो गया। देखिए अगला सवाल आपको बोला गया है, दो व्यक्तियों की आय जो है वो 4 और 5 के अनुपात में है, उनका व्यय 7-9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है तो मासिक आय कितनी कितनी है। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन पे ध्यान लो, मासिक आय आपसे पूछ रहा है, और ऑप्शन के देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मासिक आय का अनुपात 4-5 होना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लो किसमें 4-5 का रेशियो आएगा, ये 0-0 अगर काट लोगे तो 4-5 का रेशियो कहाँ दिख रहा है, आप देखो ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 4-5 का रेशियो केवल बी में है, तो बी ही सही होगा, सीधी सी बात है। अब अगर सॉल्व करना रहता तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देता, अगर दो दो ऑप्शन में 4-5 मिल जाता तो क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करता, वो इजीएस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को इस तरीके के बाद। ठीक है, पहला इजी तरीका यही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। कक्षा 10 जिसमें 40 विद्यार्थी थे, उन्होंने विज्ञान की परीक्षा दी। 30 विद्यार्थियों ने अंकों का 30 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 95 था, बाकी के अंकों का औसत कितना था पूरी कक्षा। देखो ग्रुप एवरेज बताना है, ओवरऑल ग्रुप एवरेज मैंने बताया था क्या होता है, N1 A1 और प्लस N2 A2। अगर आपने एवरेज का वीडियो नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए, जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर होता है, तो सिलेक्शन पोस्ट जो फेज 10 का पेपर हुआ है, फेज 10, ठीक है, अक्टूबर 2022 में हुआ था। तो फेज 10 का जो पेपर था उसका सोल्यूशन मैंने दिया था अपने यूट्यूब पर, जिसमें मैंने स्पेशल एक क्लास लगाई थी केवल एवरेज के क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे। आप जरूर से जाके वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं। नीचे आता है N1 प्लस N2, जहाँ N का मतलब होता है नंबर, A का मतलब होता है एवरेज। तो आप ये यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि नंबर का हम रेशियो भी ले सकते हैं। तो देखो 40 विद्यार्थी थे जिसमें 30 विद्यार्थी की बात पहले की गई है, तो दूसरी बार 10 विद्यार्थी रहे होंगे, 30 विद्यार्थी का एवरेज 95 है, तो 10 का 85 हो गया, इनका हम रेशियो ही यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अगर आप ग्रुप एवरेज निकालोगे तो आप लिखोगे इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना, तो ये आपका आ जाएगा 5 तियां 15 और 9 तियां 27 और 1 28, और प्लस ये 85 और बटा इनका सम यानी 3 और 1 4। तो ये हो गया 5 और 5 10, 8 और 8 16 और 1 17, और 2 और 1 3/4। 4 से डिवाइड करोगे तो 4 नेम 36, ठीक है, और फिर 4 दूना 8 और 0.425, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलके इतना दिन में कर सकते हैं, बी अकेले कितने दिन में। देखो ए 10 दिन में कर सकता है और बी जो है वो 2.5 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 ही आप ले सकते हो। इसका जो एफिशिएंसी आ गया वो 4 का आ गया, और इसका एफिशिएंसी 1 यूनिट का आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ए अकेले कित अरे भाई, ए और बी मिलके, ये ए बी दोनों मिलके काम करते हैं, तो अगर बी का अकेले का बताना है तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो ए बी में से ए को माइनस कर दो, तो 4 में से 1 को माइनस करोगे तो बी की एफिशिएंसी 3 आएगा। तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम कैसे निकलता है, वर्क बाई एफिशिएंसी से। वर्क कितना था 10 यूनिट का, और बी से काम कराना है तो बी की एफिशिएंसी 3, 10/3 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए देखिए अगला सवाल अपने पास क्या है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का। 12 आदमी या 20 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 4 लड़के 4 दिनों में उस काम का कितना भाग कर सकते हैं। कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखो तो एक एक तो तरीका ऐसे हो जाएगा कि 12 आदमी जो है वो 20 लड़के के बराबर काम करते हैं, 20 बॉय के बराबर, दोनों 10-10 दिन में निपटाते हैं। तो यहाँ से आप एम और बी का रेशियो लिखोगे तो ये 20/12 आ जाएगा, यानी कि 5/3, यानी कि आदमी की एफिशिएंसी 5 है तो बॉय की एफिशिएंसी 3 है। टोटल वर्क कितना होगा, तो आप बोलोगे कि अगर 12 आदमी करते हैं तो उसमें 10 दिन लग जाता है करने में, यानी कि 12 आदमी की जगह पर आप लिख दोगे मैन की जगह पर 5 और गुणा में 10, यानी कि 12×5 = 60, 600 टोटल काम है, जिसमें से 4 आदमी और 4 लड़के अगर 4 दिन करेंगे। देखो 4 आदमी प्लस 4 लड़के कितने दिन करेंगे भाई, 4 दिन। तो 4 आदमी, यहाँ आदमी की जगह पर 5 और लड़के की जगह पर 3 रख लो, तो 4 तियां 12 और 4×5 = 20, 32 और गुणा में 4, इतना यूनिट वर्क हुआ।
तो ये इस वर्ग का कितना हुआ ये बताना है। तो आप बोलोगे 32 गुना 4 जो है वो 600 का कितना हुआ, 4 से काटोगे 15 चौके 60 और ये 5 दूना 10 और 16 दूना 32, तो 16/75 ऑप्शन बी। तरीका और भी है, सबको बॉय में या सबको मैन में कन्वर्ट कर लो तो भी हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये समझना ज्यादा आसान है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 पर आता हूँ। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और वो 5 की स्पीड से भाग रहे चोर का पीछा करता है और इसकी स्पीड यानी पुलिस की स्पीड कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड की। या पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने पर चोर द्वारा तय की गई दूरी बताना है। देखो बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्ट लिख लो कि जब दोनों का चलने का टाइम सेम है और बराबर समय तक दौड़ते हैं तो आप बोलोगे कि जो डिस्टेंस यानी दूरी का रेशियो आएगा वो स्पीड के रेशियो में ही लिखा जाएगा। यानी पुलिस का स्पीड 7 है और थिप का स्पीड है वो 5 है। तो यहाँ पर आप देखो पुलिस कितना ज्यादा कवर अप करता है, आप बोलोगे 2 यूनिट ज्यादा करता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 150 मीटर उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की वैल्यू अगर 150 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75, और चोर ने 5 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया है तो 5 की वैल्यू 5 बचे 25 और 7 बचे 35 और 2 37, यानी कि 375 ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक कार 54 की स्पीड से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय कर लेती है। इसकी चाल अगर ये 72 नहीं है, सॉरी इंग्लिश में 27 दे रखा है तो यहाँ 27 होगा। 27 की स्पीड से अगर बढ़ा दिया जाता है यानी कि इतना बढ़ा दिया जाता है तो कार इसी दूरी को चलने में कितना समय लगाएगी ये बताना है। अच्छा देखो, जो स्पीड है वो 54 से कितना कर दिया जाता है, इसमें 27 की वृद्धि की जाती है, यानी कि 27 बढ़ा 54 पर 54 पे, यानी कि 1/2 बढ़ा है, ठीक है। और ये किस में चेंज हो रहा है, स्पीड में। स्पीड अगर 1/2 हो रहा है तो टाइम क्या होगा भाई, टाइम कम होगा, कितना कम होगा 1/3 कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले टाइम लगता था, अच्छा 1/3 कम होने का मतलब 2/3 टाइम रह जाएगा अब पहले 3 यूनिट लगता था, इसका 2/3 अब बचेगा तो 3 से 3 कट गया यानी कि 2, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है अपने पास कह रहा है गंतव्य तक पहुंचने के लिए सीवी अपनी कार 3 अलग अलग तरीकों से चलाती है, औसत गति बतानी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इन सबको प्लस कर लो, तो सबको अगर आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 और ये 0 तो गया, फिर बचेगा 8 और 1 9 और 3 12 का 2, और फिर ये हो गया आपका 2 और 1 3 और 1 4, 428 यूनिट हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना होगा, यहाँ टाइम कितना होगा, देखो टाइम होता है डिस्टेंस और बाई स्पीड। तो पहला जो होगा ये 114 और बटा 38 होगा, तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि ये इससे 3 बार में कट जाएगा, तो 3 घंटे यहाँ, ये 42 दूना 84 है 2 घंटे यहाँ, और ये 23 दूना 46 और 2 बचे 10 यानी 5 घंटे यहाँ। तो ये हो गया 428 और बटा 5 2 7 और दिन 10 यानी कि 42.8, ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है अपने पास कि दो ट्रेन है एक साथ एएम पर दिल्ली और दूसरी जो है वो पूना से रवाना होती है। 7 एएम पर दोनों ही, पहली दिल्ली से और दूसरा पूना से रवाना होती है। पहले की स्पीड 85 है, दूसरे की स्पीड है 67 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि ये एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं और वे दोनों एक दूसरे को 3:30 बजे पीएम पर क्रॉस करती हैं, यानी एक दूसरे से मिलती हैं, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। देखो पहली बात की अगर डिस्टेंस बताना है तो ये स्पीड इनटू टाइम ही होगा। स्पीड कैसे लिखोगे, दोनों चूंकि एक दूसरे की ओर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो टोटल सम हो जाएगा दोनों की स्पीड का सम यानी कि योगफल। जोड़ लो तो ये 7 और 5 12 का 2 और 8 6 14 और 1 15, ये हो गया स्पीड। टाइम कैसे निकालोगे, देखो 7 बजे से चली हैं और 3:30 पर मिलती हैं, तो टाइम कितना हो गया 3:30 का मतलब 15:30 हो गया, ठीक है। 12 और 3 15:30। तो ये 8 8:30 लग गया, 8:30 को आप 17/2 लिख लो। इस 2 से काट लो, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, तो 17 छक्के 102, लास्ट में 2 आएगा तो ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि बाकी किसी में 2 है नहीं, ठीक है। 7 छक्के 42, लास्ट में 2 आना चाहिए बस, यूनिट डिजिट 2। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कह रहा है कि एक नाव 8 घंटे में धारा की दिशा में 104 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ज्ञात कीजिए कि वह नाव धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखो सबसे पहले अगर वो 104 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में चली जाती है धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम का स्पीड जो होगा वो 104, अगर 8 घंटे में चली तो 13 अठे 104 यानी 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट और प्लस का स्ट्रीम,
दोनों मिला के डाउन स्ट्रीम बनता है। तो यहाँ से अगर केवल बोट का निकालोगे तो ये 13 और माइनस स्ट्रीम का होगा, स्ट्रीम यानी धारा का, और वो सवाल में 2 दे रखा है तो 2 माइनस कर दोगे तो बोट का स्पीड 11 आ गया और स्ट्रीम का स्पीड आपको 2 दे ही रखा है। अब ये कह रहा है कि अगर 13 किलोमीटर की दूरी कवर करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में टाइम कितना लग जाएगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 13 है, स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये आएगा 9। तो 13/9 कौन सा है, 9 4 13/9, ये बन रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 48 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन है, एक ये और एक ये। वेरिएबल तीन तीन है ए बी सी, तो तीन वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन से एक ज्यादा है, तो किसी एक वेरिएबल को हम जीरो मान लेते हैं। मान लो मैंने सी को जीरो मान लिया, सी को जीरो मानने का मतलब ये सी वाला खेल हो गया खत्म। यहाँ से जो पूछ रहा है उसमें से सी वाला जीरो हो गया, यानी कि अब आपके पास a प्लस बी 10 रह गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया 48, और आपको ए बी बताना रह गया कि ए बी क्या होगा, ये 48 है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों साइड आप स्क्वायर कर लो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बच जाएगा और इक्वल टू का 10 का स्क्वायर 100। ये वैल्यू तो 48 है, तो इसमें से 48 माइनस कर दो, यानी 2ab की वैल्यू बच गई 52, तो ab की वैल्यू कितनी रह गई, 52 का आधा 26, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, आपको ये दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब एक बात आप समझिए यहाँ से कि ये पैटर्न देख के आपको याद आया होगा कि ये अपोजिट में बचेगा और बस प्लस प्लस वाला आंसर होगा, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एलजेब्रा वाली वीडियो में करा रखा है। अगर आपने एलजेब्रा देखा हो जो एसएससी सीजीएल का 2018 से लेकर 22 तक पेपर हुआ है, उसमें अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैंने कंपाइल करके एक साथ वीडियो बना दिया है, जिसमें 2 पार्ट में वीडियो बने हैं। आपने नहीं देखा है जरूर से देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। देखो ये आप देखो, एक यहाँ पर y से y कट रहा है, z से z और x से x प्लस माइनस मिलाकर, तो ये अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो आपको पता होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब कितना हो जाता है, 3ab के बराबर हो जाता है। नीचे भी वही केस है, वाई स्क्वायर माइनस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, कट गया, जेड स्क्वायर माइनस में, जेड स्क्वायर प्लस में कट गया, तो नीचे भी सेम केस बचेगा, नीचे भी 3abc बचेगा। तो ये 3 से 3 तो कट जाएगा, बस ऊपर इसका abc बचेगा और नीचे इसका abc बचेगा। ऊपर वाले का abc क्या बचेगा, देखो a है x माइनस वाई, b है y माइनस जेड और c है z माइनस एक्स। नीचे वाले का ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसको आप एक्स प्लस वाई लिखोगे फिर एक्स माइनस वाई लिखोगे, ऐसे ही सब में लिखोगे तो माइनस वाला सबका कट जाएगा, बस प्लस प्लस वाला सबका बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा, एक्स प्लस वाई इसका, इसका वाई प्लस जेड और इसका जेड प्लस एक्स। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगले सवाल में कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 38 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर बताओ। देखो सबसे पहले मैं फिर से कहूंगा कि हमारे पास दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं भाई, 3 है, तो c को मैं जीरो मान लेता हूं, तो ये c यहाँ से गायब हो जाएगा, बस आपके पास a प्लस बी 10 बचेगा, यहाँ से भी c गायब कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 38 बच गया, क्वेश्चन में से भी c गायब कर दो, तो आपको निकालना क्या रह जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर निकालना रह जाएगा और यहाँ से ए स्क्वायर, क्योंकि c तो जीरो हो गया है। अब देखो इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab ये निकालना रह गया। ठीक है, अब देखो अगर ये वैल्यू निकालना है तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 38 है, तो ये 2 गुना 38 और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, जो कि निकालना पड़ेगा, तो मैं निकाल लेता हूँ, चलो इसको छोड़ो। बाकी आप कैसे निकालोगे, देखो a प्लस बी अगर 10 है तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 10 का स्क्वायर आ गया 100। अब 2ab अगर चाहिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर ले जाके माइनस कर दो, तो 2ab हो गया 100 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो 38 ही है, यानी कि ये 62 आ गया, तो यहाँ पे 62 लिख दो, 8 दूना 16 में से 2 जाएगा 4, यूनिट डिजिट 4 होगा, ऑप्शन सी में है। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला सवाल अपने पास ज्योमेट्री का आ गया, दी गई आकृति में ए बी 8 है, देखो भाई ए बी 8 है, ए सी है 17, ये पूरा कितना है भाई 17, और AD की लेंथ बतानी है, यानी कि ये AD पता नहीं है। अच्छा देखो एक बात आपने पढ़ा होगा कि मान लो ये ऐसे खींचा है आपने, ABC है और ये मान लो D है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये अगर x है और ये y है, तो आपको पता है कि AD एक्स स्क्वायर होता है और ये y स्क्वायर होता है। बेसिकली रेशियो के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये AD रेशियो मैं सही से लिख देता हूँ, दिस इज ओनली फॉर रेशियो AD रेशियो DC इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
एंड रेशियो वाई स्क्वायर। तो इसका हम फायदा उठा लेंगे। देखो ये 8 है, 17 है, तो ये 15 बनेगा। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये बन गया 15 अपने पास, 8 15 17। अब अगर ये रेशियो की मैं बात करूं तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225। ये रेशियो बनेगा दोनों का, एडी का और डीसी का। तो यहां से अगर मैं एसी लिखूं यानी टोटल लिखूं इन दोनों का सम, तो ये कितना बन जाएगा 289। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से हो गया 17। तो यहाँ से हमें 8 यूनिट का, देखो इसके 64 यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें एडी की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 17 और बटा में 289, और 64 यूनिट का बताना है तो दोनों साइड 64 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 17 से 17 बार में कटेगा तो 64 बटा 17, 17 या 51, 3 से स्टार्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि देखो 4 से तो ऊपर जाएगा ही नहीं, 17 चौके ही 68 होता है, 4 भी नहीं हो सकता है, 4 से नीचे ही आएगा, तो 3 वाला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। ये इस प्रकार है कि पी क्यू 48 सेंटीमीटर और आर एस जो है वो 40 सेंटीमीटर है। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है और उनके बीच की दूरी 22 है तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, सॉरी। ये हो गया सर्कल। पी क्यू और आर एस दो जीवाएं हैं, ये मान लो पी क्यू और ये मान लिया आर एस। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 22। तो ये पूरी जो दूरी होगी वो 22 होगी, ठीक है। ये मान लो इसका सेंटर ओ हो गया। रेडियस हमें बताना है। एक की लेंथ है 48 तो ये 24 होगा, दूसरे की लेंथ है 40 तो ये 20 होगा। सॉरी, एक मिनट रुकना। अब क्या है, अब हम ऑप्शन को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहले मान लो मैंने 25 को लिया। अब अगर मान लो मैं रेडियस 25 लेता हूँ तो ये 25 होगा, ये भी 25 होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये 24 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा 7। ट्रिपलेट याद होगा 7 24 25 का। फिर नीचे वाले ट्रायंगल में आप देखोगे कि ये 25 है, ये 20 है, तो ये क्या होगा, देखो ये 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25, तो ये 3 पच्चे 15 होगा। अब ये टोटल ऐड करके देख लो कि क्या ये 22 बन रहा है, तो आप बोलोगे 15 और 7 22 बन रहा है, यानी 25 अपना सही आंसर है। अगर ये नहीं होता फिर हम 24 को चेक करते, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो फिर आपको x मानना पड़ेगा कि ये x है, तो ये वाली वैल्यू 22 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पर आप पाइथागोरस से इक्वेशन बना के और सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR आर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 144 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। If the greatest side of the smaller triangle ABC is 24, then what is the greatest side of the bigger triangle PQR? अच्छा देखो, आपको पता है कि अगर एरिया मालूम है तो साइड का रेशियो हम कैसे लिखेंगे। मान लो साइड का रेशियो आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का लिखना चाहते हैं, तो एरिया का आपको स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 144 का, तो ये आएगा 8 और ये कितना आ जाएगा 12। तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो है वो है 24, यानी कि 3 टाइम्स। तो इसमें भी 3 टाइम्स होगा, यानी 12 तिया 36 होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो जैसे ये मान लो अपना सर्कल बन गया और इसमें ये मान लो मैंने दो स्पर्श रेखा बना दिया, जिनके बीच का जो ये एंगल है यहाँ पर वो 60 डिग्री है। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ से रेडियस भी ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको इससे मिला देता हूँ, तो अब ये एंगल हो जाएगा आधा, ये पूरा 60 डिग्री था, अब ये कितना बन गया 30 डिग्री। और ये रेडियस है जो कि 3 दे रखा है, और ये आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। अब देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना बन जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 है ऑलरेडी, ठीक है। अब आपको पता है 30 के सामने अगर 3 है तो 60 के सामने कितना होगा, इसका रूट 3 टाइम्स, यानी 3√3। आपने ये ट्रिपलेट वाला चीज पढ़ा होगा किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी रेडियस 21 है, आइसक्रीम से भरा हुआ है। आपको आइसक्रीम का आयतन बताना है, ठीक है।
अब देखिए अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 2/3 और पाई आर क्यूब। पाई के जगह पर लिखोगे 22/7, आर क्यूब हो जाएगा 21 इंटू 21 और इंटू 21। ठीक है, काट लो आप, 7 × 21 से एक 21 कट जाएगा। अब ये 2 × 4 और एकम 4 और फिर एकम 4, यानी कि जो यूनिट डिजिट बन रहा है अपना वो क्या बन रहा है 4 आ रहा है, लास्ट डिजिट 4 होगा, ऑप्शन डी। ऐसे भी आप देख रहे हो कि इसमें कहीं भी 5 नजर नहीं आ रहा है, तो अगर 5 नहीं है इसका मतलब एक भी जीरो नहीं आएगा आंसर में। इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो वो तो होने से रहा, फिर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक लंबवृत्तीय शंकु छिन्नक को, छिन्नक यानी फ्रस्टम है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है, बड़े आधार की त्रिज्या है 25, छोटे आधार की त्रिज्या 20, पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास की एक छोटा गोला बनाया जाता है, गणना करें कि ऐसे कितने गोले बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फ्रस्टम का। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक फ्रस्टम बनाया इस टाइप का, इसमें आपको क्या क्या गिवन है ये देखिए जरा। इसमें आपको कह रहा है कि जिसकी जो हाइट है वो 18 है। ठीक है, यानी कि ये हाइट 18 हो गई। फिर आपसे कह रहा है कि बड़े आधार की त्रिज्या है 25, यानी कि ये 25 हो गया। छोटे आधार की त्रिज्या है 20, ये हो गया 20। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का वो होता है 1/3 ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर और इंटू का एच। ठीक है, एक चीज पाई छूट गया, यहाँ पर आप पाई लगा लो, 1/3 पाई और आर स्क्वायर फिर आर आर इंटू एच। ये वॉल्यूम है और ये किसके बराबर होगा, जितने भी गोले बनेंगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर व्यास का छोटा गोला बनाया जाता है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई और आर क्यूब। जब 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो त्रिज्या तो एक ही होगा, तो 1 का क्यूब। और ऐसे कितने गोले बनेंगे, मान लो मैंने x मान लिया। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया तो बचा आपके पास 4, पाई से पाई काट लो और यहाँ पर x, इधर क्या बचेगा बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर कितना है 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, छोटा आर स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400, दोनों का प्रोडक्ट 25 दूना 50 यानी कि ये 500 आ गया, और इंटू हाइट कितना था 18। ठीक है, तो ये 4x की वैल्यू इनको ऐड कर लो आप, तो अपने पास कितना आ जाएगा ऐड करने के बाद, आगे कैलकुलेट कीजिए तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6 4 10 और 5 1525। ये हो गया 1000 और 5 1525 और गुना 18। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी यानी कि नंबर ऑफ स्फेयर्स वो आएगा 1525 और गुना का 18 और बटा 4। ये 2 दूना 4 और 9 दूना 18, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 पच्चे 45 का 5, 9 दूना 18 और 4 22, और फिर 15 निमे 135 और 2 137 और बटा 2। 2 से अब डिवाइड कर दो, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर बचेगा 1 और 7, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 6 और 8 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे अब चेक कर लेना 6 2 आएगा, पॉइंट में भी समथिंग आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 2 तक ही आंसर है तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर आंतरिक व्यास वाली एक बेलनाकार नहर में पानी के बहाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके माध्यम से 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब सबसे पहले बेलनाकार, जैसे मान लो ऐसे है नहर, ठीक है, और 1 घंटे में इसमें क्या कह रहा है कि 1 घंटे में ये 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होने का मतलब 1 घंटे में ये अगर मान लो पूरा 18 किलोमीटर है तो यहाँ तक वो 1 घंटे में कवर कर लेगा। ठीक है, 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा 1 घंटे में। अब हमें बोलना है, बताना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आप लिखोगे पाई 22/7। रेडियस पता है 7, जब इसका व्यास है तो रेडियस आधा हो जाएगा आर स्क्वायर 7/2। और एच हाइट कितना लिखोगे, देखो ये 30 ही मिनट में बोल रहा है कि 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन। अगर 1 घंटे में 18 चलता है तो 30 मिनट में 9 ही चलेगा। ठीक है, ये हो गया। और ये सब मीटर क्यूब में आएगा, इसको सेंटीमीटर में आपको बदलना होगा, तो आप 100 के क्यूब से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इससे मल्टीप्लाई कर लो।
अब देखो ये 2 से कट जाएगा 11 बार में और ये 7 से 7। अब देखो पहली बात कि ये 9 नहीं कटा तो आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, ये बात तो आप समझते हो। ऑप्शन में चेक कर लो 9 से कौन सा कट रहा है। 6 3 9 7 5 11 नहीं कटा। 6 3 9 5 5 10 नहीं कटा। 6 3 9 6 5 11 नहीं कटा। 6 3 9 और 5 4 भी 9। ऑप्शन डी कट रहा है तो डी सही आंसर है। बाकी आप फिर मल्टीप्लाई करना, अपना चेक कर लेना इसको, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इकलौता ऑप्शन डी था। एक अर्धगोले का व्यास 42 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया ये आप निकाल लेना। ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, tan x की वैल्यू 5 है और एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण x के लिए यानी कि एक्यूट एंगल x के लिए साइन का मान बताना है। अच्छा देखो मान लो कि ये एक्यूट एंगल वो x हो गया, tan 5 है, ठीक है। tan कितना हो गया आपके पास 5 है। tan 5 होने का मतलब ये होता है p बाई बी, तो ये 5/1 मानो तो p होगा 5 और b कितना हो जाएगा 1। तो जो ये बनेगा हाइपोटेनस, ये कितना बनेगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी कि अंडर रूट ऑफ 24 बनेगा, ठीक है। सॉरी प्लस बनेगा ना तो 26 बनेगा। ये 5 का स्क्वायर 25 और एक 26। अब साइन एक्स अगर आपको बताना है तो आप बोलोगे p बाई एच, p हो गया 5 और h हो गया अंडर रूट ऑफ 26 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल देखिए, ट्रीगो का है। साइन 8 थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू साइन कॉस 3 थीटा अपॉन में है आपके पास कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा और माइनस साइन 3 थीटा और साइन 4 थीटा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको याद रहना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये सबके पास 2 चला आया, ठीक है। आप 2 कॉमन लेके काट भी सकते हो। अब अगर आपको फॉर्मूला याद हो एक, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद हो तो ये क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर देखिए कि c प्लस डी के जगह पर इसमें क्या है, c प्लस डी बाई 2 8 है, यानी कि देखो c ये वाला जो पार्ट है c प्लस डी बाई 2 ये 8 थीटा है, तो यहाँ से c प्लस डी कितना आएगा 8 दूना 16 आएगा, ठीक है। और c माइनस डी बाई 2 कितना है, यहाँ पर केवल थीटा है, यानी c माइनस डी आएगा उसका डबल यानी कि 2 थीटा। तो अब बताओ c कितना हो गया, ये थीटा है, 16 और 2 18 का आधा 9 थीटा और d कितना हो गया माइनस करके हाफ कर लो यानी कि 7 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये बोलोगे कि ये जो वैल्यू है, आप देखो एक को आप ध्यान से समझ लो, जैसे 2 साइन 8 थीटा और कॉस थीटा, इसको अब आप क्या लिख सकते हो कि ये बेसिकली अपने पास किसका फॉर्मूला है, साइन 9 थीटा और प्लस साइन 7 थीटा। देखो अब ये लिखोगे आप इस फॉर्मूले से, इसको कैसे लिखोगे इस चीज को, 2 और साइन ये c प्लस डी बाई 2 तो 9 7 16 का आधा 8 थीटा और कॉस c माइनस डी यानी कि 9 में से 7 गया तो 2 का आधा केवल थीटा, यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। 2 तो हमने मल्टीप्लाई करके मंगा ही लिया है। तो बेसिकली अब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको डायरेक्टली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो इस वाले वैल्यू को आप लिख दो कि ये कितना है हमारे पास दोस्त, साइन 9 थीटा और प्लस साइन 7 थीटा, कहने का मतलब ये है। और माइनस ये भी साइन कॉस में है तो इसी फॉर्मूले पे आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि ये कितना हो जाएगा, एक तो होना चाहिए आपके पास c प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे 6 दूना 12 थीटा और c माइनस डी की वैल्यू होगी, इसका डबल कर लो 3 दूना 6 थीटा। तो c की वैल्यू डबल करके हाफ कर लो, 12 और 6 18 का आधा 9 और d की वैल्यू माइनस करके हाफ कर लो यानी 6 का आधा 3, तो ये 9 और 3 में ब्रेक हो जाएगा यानी कि ये आएगा साइन का 9 थीटा और फिर प्लस कॉस का 3 थीटा, ठीक है, ठीक है। अपॉन अब कॉस वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा तो कॉस कॉस होता है कॉस सी प्लस डी का और साइन साइन होता है कॉस सी माइनस डी का। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बेसिकली बन गया कॉस। अब यहाँ पर अगर c प्लस डी देखते हो तो कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4 थीटा, c माइनस डी 1 का डबल यानी 2 थीटा। तो c कितना हो जाएगा 4 और 2 6 का आधा 3 थीटा और d इनका माइनस करो तो केवल थीटा, तो ये आ गया कॉस 3 थीटा और प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 3 और 1 4 का आधा 2
और 3 में से गया 2, ठीक है। और इसका क्या होगा, देखो आपको ये कॉस वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। अगर आपसे कॉस सी माइनस कॉस डी पूछा जाए तो आप लिखोगे ये होता है माइनस का 2 साइन और सी प्लस डी का हाफ और फिर साइन में ही सी माइनस डी का हाफ, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, साइन में ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी माइनस डी का हाफ। तो दोनों साइन साइन है, तो ये देख के मैं समझ गया कि देखो ये दोनों साइन साइन होने का मतलब फॉर्मूला तो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये अपने पास माइनस तो चाहिए ही, तो माइनस को इनके साथ में रख देता हूँ और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा आपका, सॉरी कॉस सी माइनस डी है तो यहाँ पर कॉस लिखेंगे कॉस। अब देखो ये 3 है तो यहाँ पर 6 बन जाएगा, हालांकि बड़ा वाला वैल्यू पहले लेते हैं। तो c प्लस डी कितना होगा, यहाँ पर आप बोलोगे 4 का डबल 8 थीटा और c माइनस डी 3 का डबल 6 थीटा। तो 8 और 6 14, यानी c की वैल्यू 7 थीटा आ गई और d की वैल्यू 8 में से 6 गया तो 2 थीटा आ गया। तो ये 7 थीटा, ठीक है, और माइनस का कॉस थीटा ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया और ऊपर जो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, ये साइन आएगा, साइन कॉस नहीं होगा, यहाँ पर साइन आएगा, ठीक है, साइन। तो ऊपर कितना बच गया आपके पास, देखो यार ये साइन है, ठीक है, याद रख लेना। ऊपर बचा आपके पास साइन का 7 थीटा और माइनस का साइन का 3 थीटा, अपॉन में बच गया आपके पास कॉस का 7 थीटा और प्लस का कॉस का 3 थीटा। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो फिर से एक बार, साइन माइनस साइन का, साइन सी माइनस डी वाला। तो ये क्या बनेगा आपका 2 और कॉस साइन में ब्रेक हो जाएगा। तो आप लिखोगे पहले 2, तो 2 तो ऊपर और नीचे दोनों में आएगा तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पहले कॉस आएगा इसमें, निगेटिव वाला है तो कॉस 7 और 3 10 का आधा यानी 5 थीटा और फिर साइन और इनको माइनस करके आधा कर लो, 7 में से 3 गया 4 का आधा 2 थीटा। अपॉन ये कितना होगा, देखो कॉस प्लस कॉस तो दोनों कॉस कॉस में ब्रेक होगा, ठीक है, यानी 2 तो कट जाएगा और कॉस में ही आएगा आपका इतना प्लस इतना और बाई 2 यानी कि 7 3 10 का आधा 5 थीटा और फिर कॉस ही आएगा, इनका डिफरेंस यानी 4 थीटा का आधा 2 थीटा। अब इससे ये कट गया और साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर tan 2 थीटा, ठीक है। तो tan 2 थीटा जो है वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जो 40 है, यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है साइन टू द पावर 4 और 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, इसका पावर 4 हो गया, और कॉस 60 होता है आपका 1/2, इसका पावर 4 हो गया, प्लस tan 45 तो 1 ही होता है और cot 45 1 ही होता है। तो ये 1/2 का स्क्वायर है तो 4 और प्लस ये 1 हो गया 16 और प्लस ये 2। तो इनको केवल ऐड कर लेते हो तो ये 4/16 बन जाएगा, यानी ये 5/16 हो गया। तो 2:5/16 यानी कि 16 दूना 32 और 5 37 और बटा 16, ठीक है। तो 37/16 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्रिगो का है, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसिक ए और 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1। देखो ए को अगर मैं 45 पुट कर देता हूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1 प्लस कॉट 45 1 होता है और माइनस ये हो जाएगा √2 और ये फिर से 1 प्लस 1 और माइनस का √2 और माइनस 1। ये देखो ओवरऑल 2 प्लस √2 माइनस √2 है और ये 2 प्लस √2 है, यहाँ प्लस है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, ए स्क्वायर यानी 2 दूना 4 और बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1, तो ये 1 देगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट। चलिए अगले सवाल में आपको बोल रहा है निम्न पाई चार्ट में एक कंपनी के कॉर्पस फंड के कुछ निवेशकों का अंशदान रुपए में दर्शाया गया है, ठीक है। यदि इन निवेशक द्वारा कुल अंशदान 100% है तो कॉर्पस फंड में राकेश का कितना प्रतिशत अंशदान है। राकेश ये वाला कलर है, ठीक है, यानी कि ये 75 आपको बताना है कितना परसेंट बनेगा। तो टोटल वैल्यू तो आपको काउंट करनी पड़ेगी, इनको प्लस करो। अगर पॉइंट के बाद वाले को प्लस करते हो, देखो ये 2 और 0, ये 2 और 5 7, तो 7 आएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी 5 को ऐड करो, ये 5 हो गया, इसमें 0 ही है, 0 ही है, 5 5 10, 0 ही है और ये 10 और 3 13, तो 3 बच गया। फिर 1 बचा तो 4 और 1 5 और 7 12 और 9 21 और 7 28 और 5 33,
3 बच गया, तो 7 और 3 10 और 6 16 और 7 23 और 6 29 और 7 36 और 7 43, इतना आ गया। ठीक है, और इंटू का 100, ये वैल्यू आपको निकालना है ओवरऑल, जो देखने से तो कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं। ये 75, देखो इस पॉइंट को मैं भूल जाता हूँ, और 433 को मैं कोई ऐसा वैल्यू मानता हूँ जो या तो 75 से कटता हो या फिर 100। 100 देखो 4 से कट जाएगा और 5 से कटेगा, तो 4 या 5 से कटता हो। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको 432 मान लेता हूँ। ठीक है, इस वाले को 432 मान लेता हूँ, और ये 100। अब ये 4 से काट सकते हो आप, तो 4 एक बार में 0 4 8 32, और ये 25 चौका 100। अभी ये कट जाएगा, देखो 36 तियाँ 108, और ये 25 तियाँ 75, तो 25 का स्क्वायर ये 625 और बटा 36 आ गया। अगर 36 से डिवाइड करो तो यहाँ से ये देखो कितनी बार में जाएगा, 36 एक बार में, तो बचेगा कितना अपने पास, 14 और 12 26 पे 5 आ गया, 265 बच रहा है। तो ये 36 तियाँ 216 होता है, तो 36 छक 216 होता है ना, 36 छक 216, तो 36 से 7 बार में कटेगा। फिर 36 सतह कितना हो गया, 7 छके 42 और 7 तियाँ 21 और 4 25, इतना आ रहा है। तो बचा अभी भी 8 5 13, तो पॉइंट लगाने के बाद अगर जीरो लगाते हो तो ये 36 चौके नहीं कटेगा, 36 तियाँ ही कटेगा। तो 17.3 से स्टार्ट हुआ, कम से कम 9 तो नहीं आएगा, और 17 से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि सभी गांवों की कुल जनसंख्या 60,000 है तो डी और ई की जनसंख्या के बीच कितना अंतर है। डी है 17 और ई है 18, 1% का अंतर है। तो 60,000 का 1% कितना होगा, 600, यानी ऑप्शन डी। देखो 2 जीरो कम हो जाएगा 1%। अगले सवाल में देखिए, यहाँ पर मैं फिर से इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर आता हूँ, और आप भी कोशिश कीजिए डायरेक्ट इस पे पहले आकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व हो जाता है, आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखो, विच ऑफ द टू हाईएस्ट स्कोर्स इन बेटर एंड बाय हाउ मच, यानी दोनों में से दो जो हाईएस्ट स्कोर है उसमें से किसका स्कोर ज्यादा है और कितने से ज्यादा है। ठीक है, पहला कह रहा है यहाँ पर द कंबाइंड हाईएस्ट स्कोर ऑफ अकाउंट्स एंड बिजनेस। ठीक है, यानी कि लेखा और बिजनेस को मिलाकर अकाउंट और बिजनेस को उनका हाईएस्ट स्कोर मिलाना है, और द हाईएस्ट स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, यानी कि इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का हाईएस्ट बताना है दोनों। ठीक है, यानी कि देखो इकोनॉमिक्स और प्लस इंग्लिश, ठीक है, इसका ज्यादा है, या फिर अकाउंट्स और प्लस बिजनेस इसका ज्यादा है, और अगर ज्यादा है तो कितने से। तो देखो अगर इंग्लिश और इकोनॉमिक्स को ऐड करते हो तो ये 100 और 100 आएगा, हाईएस्ट वाला केवल लेना है, हाईएस्ट ये कलर है, इकोनॉमिक्स में 100 है हाईएस्ट, और इंग्लिश में भी 100 है, तो ये तो 200 बन गया। अकाउंट और बिजनेस में हाईएस्ट जोड़ोगे तो 96 और 96 दोनों ही 4 4 कम है, अगर आप जोड़ोगे तो ये 6 और 6 12, यानी कि ये 192 आएगा। तो इंग्लिश वाला ज़्यादा है और 8 से ज़्यादा है, इंग्लिश और अर्थशास्त्र ज़्यादा है 8। देखो 10 9 तो ज़्यादा है नहीं, 8 ही ज़्यादा है, लेकिन लेखा और व्यवसाय वाला नहीं, अकाउंट्स बिजनेस ज़्यादा थोड़ी है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ज़्यादा है 8 से, ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल में कह रहा है कि वर्ष 2010 से 14 तक चावल का औसत निर्यात कितना था। देखो चावल 10 से 14 तक एवरेज बताना है, तो एवरेज आपको पता है टोटल सम बाई टोटल नंबर, इनका सम निकाल लो। अगर इस दोनों को जोड़ते हो तो 15 और 10 25 और एक 26 बन जाएगा, और प्लस इनको अगर जोड़ लो तो ये आएगा 8 और 6 14 का 4, 8 और एक 9 और एक 10 और 2 और एक 3 और एक 4, इतना बन जाएगा। देखो 21 और 18 जोड़ोगे तो 39, तो यही बन गया। ठीक है, और फिर 8 6 14 यानी कि 1.4, तो 40.4, और प्लस का ये 13 अभी है ही, और बटा टोटल ये 5 है तो 5, ये 13 या 39 ये हो गया, तो 40 और 39 69.4/5 हो गया। अब 5 से डिवाइड करोगे, 5 एक बार में तो एक 9, फिर 5 एक 9 है, तो 5 चौके 20, 13 पच्चे 65, ठीक है। तो 5 तियाँ 15 होगा, फिर 4 4 13 से कोई स्टार्ट है, ऑप्शन 13 से स्टार्ट तो है, लेकिन 13 पच्चे 65 सही हमने ऐड किया ना, ये 40 है,
और ये 39 है। ओ सॉरी सॉरी, ये 79 होगा, 79। तो ये भी गलत हो गया फिर तो। 5 से डिवाइड करोगे तो अब ये 15 पीछे 75 कट जाएगा, तो 15 वाला आंसर होगा फिर ये। 15 से स्टार्ट जो भी ऑप्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो राज्य पी अकेले देश में कुल गेहूं उत्पादन में कितने प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है? राज्य पी। और ये जो दिखाया गया है ये स्टेट्स का नाम है, ये राइस है, ये व्हीट है, ये जौ है, ये पल्सेस और अदर। और आपको बताना है यहाँ पर किसका, केवल गेहूं का यानी कि व्हीट का। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले अगर आपको व्हीट बताना है, व्हीट में कि पी का परसेंटेज क्या है, तो पी है 113। आउट ऑफ कितना, टोटल ऐड कर लो इनको। ऐड करते हो तो 11 और 9 होगा कितना, 20 और 4 24, 4 28 और 3 31 और 2 33 और 4 37, यानी कि 370 तो इधर हो गया। फिर ये हो गया 3 और 6 9 2 11 और 7 18 और 2 20 और 5 25 और 8 33 और 8 41, यानी कि ये आ गया 1 7 4 11 का 1 3 और 1 4, यानी कि आ गया 411 और इंटू का 100, ये बताना है। अब अगर अप्रोक्सीमेट मैं बात करूं क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं, तो इसको मैं एक जीरो बना, देखो या तो जीरो मान लो, एक कम या एक ज्यादा मान लो, जिससे कि ये कुछ हद तक कट पाए। ठीक है, आप चाहो तो एक कम कर लो या एक ज्यादा कर लो। मान लो अगर मैं एक ज्यादा कर लेता हूं तो ये 12 आएगा। अब 4 से इसको काटो, 4 से काटोगे तो 4 एक बार में 0 और 4 तियां 12, और ये 4 से कटेगा 25 चौके 100। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 25 तियां 75 हासिल 7, और 25 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 275 आ जाएगा, और 7 हो जाएगा 200 82, यानी इतना, और बटा 103 आ गया। ठीक है, 103 से अब डिवाइड करते हो तो आपको पता है कि पहले ये 103 से दो बार में कटेगा, 103 दूना 206, तो 282 में से 206 जाएगा तो 76 बचेगा और 5। अब इसको अगर 103 से भाग करोगे तो ये 7 बार जाएगा, तो आंसर जो है वो लगभग 27 के आसपास आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें 27 के पास का है आंसर। अगला सवाल फिर से आ गया अपने पास। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि राज्य बी की कुल जनसंख्या 3000 है तो बी में गरीबी रेखा से नीचे लड़कियों की संख्या कितनी है, ये बताना है। देखो पहले ये आप एक बार देख लो चार्ट जो दिया हुआ है इन्होंने टेबल बनाकर। बी की कुल जनसंख्या 3000 है। ठीक है, इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने प्रतिशत हैं, 60%। तो पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले टोटल लोग कितने हुए, 60%। ठीक है, तो 3000, इसका 60% तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले। अब इसमें से लड़कियों की संख्या कितनी है, तो देखो लड़कों और लड़कियों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 2:4। तो अगर लड़कियों का निकालना है तो दूसरा लड़की है इसमें से, यानी कि 4 है टोटल, कितने में से, 4 और 2 6 में से। बस ये निकाल लो तो ये 6 से 6 कट जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो, तो 4 तियां 1200 आएगा। आप अलग अलग भी निकाल सकते थे कि इसका 60% एक ही बार ले लिया 1800, और उसको इस रेशियो में डिवाइड कर दो आप, तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। गांव ए की वर्ष 2018 में जनसंख्या की तुलना में 2021 में जनसंख्या कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? गांव ए 2018 ये है और 21 ये है, कितना परसेंट बढ़ा है ये बताना है। तो एक है 12 3 8 1, और अगला जो है वो है 13 2 5 और 6, कितना परसेंट बढ़ा है ये बताना है। ठीक है, तो आप चेक कर लो, ये 6 और 2 1 3 और 5 3 8, चलो चेक कर लो, 6 में से 1 गया तो 5, और फिर 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा फिर 1, तो 11 में से 3 गया तो बचा 8, और यहाँ बचा 2, तो ये 7 है। 875 की वृद्धि हुई है टोटल 1 2 3 8 1 पर, और इंटू का 100, ये बताना है। अब देखो सबसे पहले तो मैं इसको जीरो बना के देखता हूँ, ये जीरो बनेगा तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये 5 दूना 10, और ये देखो 4 दूना 8 19 दूना 38। अब यहाँ पर देख लो आप, अभी ये 5 भी है ना, 5 से अगर इसको काटते हो तो ये कितनी बार में कटेगा, 419 ही आएगा ना। हम्म, तो 5 अट्ठे 40, कुछ गलत काट दिया है क्या हमने, अच्छा हाँ 6 दूना 12 होगा ना ये, यहाँ गलत काटा, 5 दूना 10, ये 6 दूना 12 और 19 दूना 38। अब 5 से काटोगे तो ये 12 25 60, और 5 चौके 20, लगभग इतना आएगा। अब देखो ये 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 किसके करीब है देख लो आप।
अगर ये 124 है तो 12 अट्ठे 96 96 के पास जा रहा है, यानी कि इससे ज्यादा हो रहा है। तो 8 अगर नहीं हुआ तो 9 भी नहीं होगा। 12 छक 72 बहुत नीचे है, और 12 सत्ते 84 इसके काफी करीब है, तो 7 होगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये काफी नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 2014 से 16 तक कंपनी ए और डी द्वारा कंप्यूटर का संयुक्त उत्पादन और बी सी द्वारा संयुक्त उत्पादन की संख्या का अंतर कितना है? 14 से 16 ए और डी जोड़ लो आप। देखो ये 14 का ए है और ये 16 का है ए। ठीक है, फिर बी सी का जोड़ लो 14 से 16। 14 से 16 ए और डी द्वारा कंपनी का संयुक्त लगता है। 14 से 16 का मतलब 14 15 16 पूरा ऐड करना है। चलिए जोड़ते हैं फिर। ए वाला पूरा ऐड कर लो तो ये 0 आएगा। 7 5 12 और 2 14, 5 3 8 4 12 और 1 13 और 2 और 1 3, सॉरी 1 और 1 2। ये कितना होगा? बी वाला भी जोड़ लो तो ये 0 आ जाएगा। 7 2 9 5 14 का 4, और 7 5 12 और 1 13 और 1 14 और 1 और 1 2। सी वाला कितना होगा? 0 8 3 11 और 5 16, 6 2 8 और 6 14 और 1 25 और 1 और 1 2। ये कितना होगा? 0 9 1 10 और 8 18, और फिर 9 1 10 5 15 और 8 23। अभी चाहिए आपको ए प्लस डी और बी प्लस सी। तो आप जोड़ो या ऐसे ही डिफरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको प्लस करके और इनको प्लस करके डिफरेंस ही लेना है। तो हम अलग अलग ही डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना है आप देख लो, मैं इनका डिफरेंस ऐसे ही ले लेता हूँ। तो ये 00 आएगा, इसमें से इसको घटा लो, फिर इस वाले में से इसको, मैं बी में से ए को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 00 और 100 आ गया, और यहाँ भी इसमें से इसको माइनस कर लो। तो ये कितना आएगा? 0 18 और 8 में से 6 गया तो 2। यार इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा ना, फिर तो ये गलत हो गया। ठीक है, 0 में से 0 गया तो 0, और 16 में से 8 गया तो 8, और ये 4 में से 3 गया 1, तो ये 280 आ रहा है ओवरऑल। आप प्लस करके भी माइनस करोगे तो यही आएगा। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी एक बड़ा सा आपको डीआई में चार्ट दे दिया गया है टेबल। 91 से 92 तक उपस्थित हुए अर्ध शहरी यानी कि सेमी अर्बन, ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स की संख्या प्रतिशत में गिरावट लगभग, उसका मान क्या है? प्रतिशत में 91 से 92 तक जो गिरावट है वो लगभग कितना हुआ है, और किसमें? सेमी अर्बन में। ये सेमी अर्बन वाला है। चलिए देख लेते हैं। जैसे आपको 1991 से 1992 में केवल एपीएड वाले का देखना है, तो 91 ये हुआ। इसमें सेमी अर्बन में जो एपीएड हैं वो कितने हैं? ये एपीएड हो गया, और ये पास्ट, उसमें से पास कितने हुए? तो एपीएड है यहाँ पर कितना? 8562। ठीक है, और 92 में ये कितना हो गया है? नंबर ऑफ एपीएड्स, एपीएड कैंडिडेट्स, ये 81 और 39 हो गया है। तो कितने का डिक्रीज हो गया? माइनस कर लो। 12 में से 9 गया 3, और ये 5 में से 3 गया 2, और ये 4, तो 423 का ड्रॉप आउट हुआ है। तो 423 जो है ये 8562 का कितना परसेंट है? इस 100 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 423, और ये बनेगा 85.62। तो अगर मैं मान लो 423 इसको लगभग लगभग 85 ही ले लूं, क्योंकि आंसर लगभग में ही बताना है, तो ये कितना आएगा? देखो, अगर ये 15 लेता हूं तो 15 अट्ठे 120, 1200 के आसपास जाना चाहिए था, गलत हो गया। 8 लूं तो 8 अट्ठे 64, 640 के आसपास जाना चाहिए था, गलत। और 5 8 पच्चे 40, 400 के आसपास है, और ये 10 850 ही हो जाता अगर 10 बार में कटता। 850 रहता तभी 10 बार में कटता ना, ये है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी बचा। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मैंने 50 क्वेश्चन टोटल कवर कर दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक और कमेंट करना।